आज याकूब मेमन को फांसी देने के साथ ही इंडिया के इंसाफ की पहली किश्त आ गई। 22 वर्ष पहले 12 मार्च 1993 का वो दिन देश कभी भूल नहीं सकता, जब दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3:40 के बीच यानी करीब 2.5 घंटे के अंदर मुंबई में 13 जगहों पर एक के बाद एक धमाके हुए थे। ये तस्वीरें आपको बहुत कुछ याद दिलाएंगी। 1993 में हुए मुंबई के सीरियल ब्लास्ट को आप भारत का पहला बड़ा और पूरी तैयारी के साथ किया गया आतंकवादी हमला कह सकते हैं, जिसमें 257 लोगों की जान गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई का खून बहाने की साजिश दाऊद इब्राहिम ने रची थी और इस साजिश को पूरा करने की जिम्मेदारी टाइगर मेमन को दी गई। टाइगर मेमन ने अपने भाई याकूब मेमन के साथ मिलकर पूरे प्लान को अंजाम दिया और धमाके होने से 2 दिन पहले ही टाइगर और याकूब मेमन अपने पूरे परिवार को लेकर भारत से भाग गए। 22 साल के बाद अब जाकर मुंबई और देश के गुनहगार याकूब मेमन को फांसी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया के इंसाफ की बाकी इंस्टॉलमेंट्स कब पूरी होंगी, क्योंकि ये तो सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट है। वो दिन कब आएगा जब दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन को भी ऐसे ही पकड़ा जाएगा और फांसी पर लटकाया जाएगा। 1993 के मुंबई ब्लास्ट से पहले ही दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और उसके दूसरे करीबी आतंकवादी देश छोड़कर भाग गए थे। तब से लेकर अब तक 22 वर्ष में दाऊद इब्राहिम की एक फोटो तक हमें नहीं मिली। दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। वो आज भी आतंकवाद, जाली नोट, हवाला, ड्रग्स, रियल एस्टेट, मैच फिक्सिंग, सिनेमा और सट्टेबाजी के गैर कानूनी धंधों का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, लेकिन जी न्यूज कई बार पाकिस्तान में दाऊद के ठिकानों के बारे में आपको बता चुका है। अब देश को दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन के गुनाहों के हिसाब का इंतजार है। एक आतंकवादी जो मुंबई बम धमाकों की वजह से हुई 257 हत्याओं का जिम्मेदार हो, जिसने अपने परिवार से रेकी करवाई कि बम कहां फटे, जहां फटे वहां स्कूल जाने वाले बच्चों की बस गुजरती हो, यानी वो चाहता था ऐसी जगह बम फटे जहां से स्कूली बच्चों की बस गुजरती हो। आप अंदाजा लगाइए उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, जिसने ये तय किया हो कि मुंबई में कौन सी जगह पर धमाके हों ताकि ज्यादा से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान जाए। ऐसे आतंकवादी को फांसी से कम सजा दी ही नहीं जा सकती और कोई कैसे सोच सकता है। और याकूब मेमन एक ऐसा ही आतंकवादी था। कहते हैं कि न्याय पर पहला अधिकार पीड़ित का होता है, लेकिन जिस तरह से याकूब के साथ कुछ लोग हमदर्दी जता रहे थे, उसकी फांसी पर आंसू बहा रहे थे, काश मुंबई बम धमाकों के पीड़ितों के लिए भी यही लोग ऐसा करते। लेकिन शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट है जिसने अपने 100% शुद्ध न्याय के जरिए यह बता दिया कि याकूब मेमन दया का पात्र कभी नहीं हो सकता था। इसलिए पूरी रात चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद आखिरकार देश का खलनायक फांसी पर लटका दिया गया। अब हम आपको बताते हैं कि अपने सही अंजाम तक पहुंचने से पहले याकूब मेमन के आखिरी घंटे कैसे बीते और कैसे आज सुबह याकूब मेमन का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। नागपुर सेंट्रल जेल। देर रात तक याकूब मेमन अपनी फांसी का इंतजार करते करते सो गया। सुबह 4 बजे याकूब मेमन को आखिरी बार नींद से जगाया गया, हमेशा के लिए सुला देने के लिए। याकूब उठा तो उसे फांसी के लिए तैयार हो जाने को कह दिया गया। याकूब घबरा गया, लेकिन जेल में उसकी फांसी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। याकूब नहाया और उसे पहनने के लिए नए कपड़े दिए गए। सुबह 4:30 याकूब को नमाज पढ़ने का वक्त दिया गया। करीब 20 मिनट तक याकूब मेमन ने नमाज पढ़ी और फिर जेल कर्मचारियों और अन्य कैदियों से मिला। सुबह 4:50 याकूब को नाश्ता दिया गया। उसे नाश्ते में उपमा दिया गया, लेकिन याकूब ने पूरा नाश्ता नहीं किया। सुबह 5:30 याकूब की मेडिकल जांच की गई, जिसमें उसे बिल्कुल फिट पाया गया। याकूब की आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने अपनी बेटी से फोन पर बात करवाने के लिए कहा और फिर उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की गई। सुबह 6:30 1 घंटा आराम करने के बाद
याकूब को 3 पुलिस वाले फांसी के तख्ते तक ले गए। डॉक्टरों की टीम ने जो है प्राथमिक उसकी जांच कर ली है और या फिर यूं कहें कि जो आखिरी मेडिकल जांच है याकूब मेमन की वो पूरी हो चुकी है। जो जानकारी उसके मुताबिक अगले आधे घंटे के भीतर जो है याकूब को कुछ और जो प्रोसेस बाकी है उसके बाद उसके फांसी यार्ड यानी कि जहां पर उसे रखा गया है वहां से 25 कदम की दूरी पर उसे फांसी के जो तख्त है वहां पर ले जाया जाएगा और वहां पर तकरीबन 10 लोगों की मौजूदगी में उसकी फांसी को अंजाम दे दिया जाएगा। सुबह 6:45 याकूब के चेहरे पर काला कपड़ा डाला गया और फांसी का फंदा कस दिया गया। तकरीबन 8 से 10 लोग इस फांसी के चश्मदीद थे, जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट, डीआईजी और एडिशनल डीजी लेवल के जो ऑफिसर हैं वो शामिल थे। वो 3 पुलिसकर्मी शामिल थे जिन्हें ट्रेनिंग दी गई थी और इसके अलावा 2 डॉक्टरों की टीम और 1 मजिस्ट्रेट। सुबह 7 बजे याकूब को फांसी पर लटका दिया गया, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। याकूब मेमन को नागपुर जेल के अंदर फांसी दी जा चुकी है और थोड़ी देर में यह माना जा रहा है कि जेल प्रशासन औपचारिक तौर पर इसका ऐलान कर देगा। सुबह 7:10 डॉक्टरों ने याकूब की मौत की पुष्टि कर दी। डॉक्टरों की टीम ने उसकी नस और उसकी धड़कन को जांचने के बाद उसे मृत घोषित किया और इसकी जानकारी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उन्हें दी गई। मजिस्ट्रेट ने इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर सुबह 7 बजे गृह मंत्रालय को सौंपी। इसके बाद याकूब का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके परिवार को सौंप दिया गया। 7 बजे फांसी पर चढ़ाए जाने के बाद याकूब मेमन के शव का पोस्टमार्टम किया गया। 9:30 बजे याकूब मेमन के शव को उसके दोनों भाई उस्मान और सुलेमान को सौंप दिया गया। याकूब मेमन का शव लेकर उस्मान और सुलेमान 9:45 बजे नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्होंने 10:30 बजे के लिए मुंबई आने वाली फ्लाइट ली। नागपुर से याकूब का शव एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई ले जाया गया। 12:20 पर नागपुर से याकूब मेमन का शव मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा और 1:10 पर उनके घर यानी अल हुसैनी उनका शव लाया गया है। नमाजे जनाजा के बाद यहां से शव जो है अंतिम जो राइट्स होंगे उसके लिए जो बड़ा कब्रिस्तान है मरीन लाइंस वहां ले जाया जाएगा। पुलिस ने याकूब के परिवार को शव सौंपने से पहले लिखित में आश्वासन लिया था कि उसकी शव यात्रा नहीं निकाली जाएगी और न ही किसी तरह का कोई प्रदर्शन होगा। और फिर इस तरह देश के एक खलनायक का अंत हो गया और मुंबई बम धमाकों का दोषी याकूब मेमन अपनी सही जगह पहुंच गया। राकेश त्रिवेदी और कविता शर्मा के साथ अंकुर त्यागी, जी न्यूज। आखिरकार याकूब मेमन को आज सुबह तय समय पर फांसी दे दी गई, लेकिन इससे पहले रात भर दिल्ली में एक नाटकीय घटनाक्रम चला। फांसी से 4 घंटे पहले याकूब मेमन के केस ने आखिरी बार सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को जगह दिया। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब आधी रात के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस तरह किसी केस की सुनवाई हुई हो। याकूब मेमन की फांसी रुकवाने के लिए बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू के घर पर पहुंच गए। चीफ जस्टिस ने इन वकीलों को सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया। रात को 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवाए गए और लाइट्स जलाई गई। रात को 3 बजे 3 जज सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और रात को 3:20 पर यह सुनवाई शुरू हुई। उस वक्त याकूब मेमन और उसके हमदर्द शायद ये सोच रहे होंगे कि किसी फिल्मी कहानी की तरह कोई आएगा और कहेगा कि ठहरो, ये फांसी नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात के अंधेरे में याकूब की तरफ से कानूनी पैंतरेबाजी के बाद आखिरकार इंसाफ की सुबह आ गई। इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि शुक्र है इस देश में सुप्रीम कोर्ट है। 12 मार्च 1993 2.5 घंटे के अंदर मुंबई के सीने पर सीरियल धमाकों के 13 गहरे जख्म देने की एक कहानी 22 साल 4 महीने और 18 दिन पुरानी है। लेकिन इस कहानी का क्लाइमैक्स शुरू हुआ कल रात 10:30 बजे के बाद। रात 10:30 बजे के करीब राष्ट्रपति ने याकूब मेमन की दया याचिका खारिज कर दी और ये पक्का हो गया कि याकूब को अब सुबह
फांसी देने से कोई नहीं रोक सकता। नागपुर सेंट्रल जेल के बाहर हलचल तेज हो गई। धारा 144 लागू थी। प्रतिबंधित केलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणीही विनापरवानगी आढळून येणार नाही, प्रवेश करणार नाही। सुरक्षा कड़ी कर दी गई, लेकिन अचानक ही क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट आ गया। 11:15 रात को 11:15 बजे के करीब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएल दत्तू के घर के बाहर देश के कुछ बड़े वकीलों की हलचल होने लगी। प्रशांत भूषण, आनंद ग्रोवर, युग चौधरी, नित्य रामकृष्ण जैसे नामी वकील चीफ जस्टिस के घर पहुंच गए याकूब मेमन की फांसी को टालने की अर्जी लेकर। रात 11:25 नागपुर से अब पूरा सीन दिल्ली पर शिफ्ट हो गया। दया याचिका खारिज होने के बाद भी याकूब मेमन की फांसी 14 दिन के लिए टालने के लिए वकीलों की एक टीम चीफ जस्टिस एचएल दत्तू के घर के बाहर मौजूद थी। देखिए, अभी तक अपडेट ये है कि चीफ जस्टिस के घर की तरफ से या घर में जो कार्यालय बना होता है उसकी तरफ से जो वकीलों को, जो उनके वकीलों की टीम यहाँ पे आई हुई है, उनको कोई मैसेज नहीं मिला है, उनको कोई मैसेज नहीं दिया गया है कि आपकी सुनवाई होगी या नहीं होगी। मैं अपने कैमरामैन को एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। मैं अपने कैमरामैन से एक आग्रह करूंगा कि दिखाएंगे कि दूसरी साइड सड़क के दूसरी तरफ जो आप देखेंगे कि कुछ गाड़ियां खड़ी हैं जिसमें कुछ वकील हैं। ये 10-12 वकील जमा हो चुके हैं। याकूब के वकीलों ने चीफ जस्टिस एचएल दत्तू से मुलाकात की। करीब 1 घंटे 50 मिनट के बाद खबर आई कि आधी रात में ही याकूब की फांसी टालने की अर्जी पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट आधी रात को एक नया इतिहास बनाने जा रहा था। शायद विश्व के इतिहास में किसी भी दुनिया के देश में ऐसा नहीं हुआ होगा कि रात को 2:30 बजे भी उस देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट किसी की मर्सी पिटीशन की हेयरिंग करने के लिए बैठी हुई हो। मैं समझता हूं कि इससे अधिक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट सिस्टम और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ये रात भर सुनवाई, हम तो चाहते हैं कि ऐसे जितने भी मामले हैं दहशतगर्दी के, चाहे वो दहशतगर्दी किसी धर्म से जुड़े हुए दहशतगर्द हों, उन सब के साथ इसी तरह से न्याय होना चाहिए, रात भर जग करके। जस्टिस एचएल दत्तू ने उसी बेंच को नई अर्जी पर सुनवाई का जिम्मा सौंपा जिसने 7 घंटे पहले याकूब मेमन पर अपना आखिरी फैसला सुनाया था। इस बेंच में जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस प्रफुल्ल सिंह पंत और जस्टिस अमिताभ रॉय थे। सभी वकील जस्टिस दीपक मिश्रा के घर पहुंच गए। वकीलों के इस कदम का सुप्रीम कोर्ट के बाहर कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे। रात 2:15 जस्टिस दीपक मिश्रा के घर से ही याकूब के वकीलों को सुप्रीम कोर्ट जाने को कह दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट 4 के दरवाजे और लाइटें खोलने को कह दिया गया। पहली बार आधी रात को अदालत लगने जा रही थी, यानी उधर नागपुर में याकूब की फांसी की तैयारी हो रही थी और इधर दिल्ली में याकूब की फांसी रुकवाने की अर्जी पर सुनवाई हो रही थी। एक तरह से ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। रात 2:30 सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को भी बुला लिया गया। कुछ ही देर में अदालत लगने जा रही थी। 2:55 सुनवाई करने वाले तीनों जज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। रात 3:20 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी थी। दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी जा रही थी। बहरहाल आपको बता दें कि अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। जज वहां पर पहुंच चुके थे। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत और जस्टिस अमिताभ रॉय ये पहुंच चुके थे सुप्रीम कोर्ट में। इन्हीं की बेंच में सुनवाई होनी है। पिछले 3 दिनों से यही बेंच जो है लगातार इस केस की सुनवाई कर रही थी। सबसे पहले याकूब मेमन के वकील आनंद ग्रोवर को अपनी बात रखने का मौका मिला। सुबह 3:50 पर याकूब मेमन के वकील आनंद ग्रोवर की दलीलें पूरी हो गईं। याकूब के वकील ने कहा
क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं हुआ था। याकूब मेमन को 14 दिनों का वक्त मिलना चाहिए। याकूब के वकील की दूसरी दलील थी कि उनकी न्यायिक अपील की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही उन्हें फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया गया था, जो कि कानूनी तौर पर गलत है। सुबह 4:15 पर सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी दलील पूरी की। अटॉर्नी जनरल ने अपनी दलील में कहा कि 14 दिनों का वक्त एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं। बार बार दया याचिका दायर करने पर कभी फांसी नहीं होगी। याचिकाकर्ता सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अब फैसले की बारी थी। फैसला तीनों जजों को करना था। इस बीच नागपुर सेंट्रल जेल में याकूब की फांसी से पहले की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। अब जानकारी ये भी आ गई है कि जो वक्त हो चुका है उसके मुताबिक याकूब जो है उसको जगाया जा चुका है और उसका जो नहाना जो होना वाला था वो नहा भी चुका है। उसे नए कपड़े दिए जा चुके हैं। ये बहुत बड़ा विश्व के लिए और भारत के लिए, न्यायपालिका के लिए बहुत बड़ी बात है कि सुनवाई जो है आवश्यकता पड़ने पर रात भर हो सकती है, दिन भर हो सकती है। 24 घंटे न्याय के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा संदेश दिया है। सुबह 4:20 जजों ने फैसला लिखना शुरू किया। फैसला लिखने में तीनों जजों को तकरीबन 35 मिनट का समय लगा। देश के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार किसी केस की सुनवाई इतनी रात को हो रही है। मीडिया कर्मियों का वहां पर जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिसकर्मी तैनात हैं। सुरक्षा चप्पे चप्पे पर पुख्ता है क्योंकि किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। सुबह 4:55 कुल मिलाकर 1 घंटे 35 मिनट की सुनवाई के बाद फैसला आया। आधी रात की अदालत से इंसाफ का नया सवेरा लेने वाला फैसला। महेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोर्ट रूम में मौजूद थे। महेश, अपडेट, याकूब मेमन को फांसी होगी, ये कंफर्म हो चुका? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन की याचिका को खारिज कर दिया है। उसके अंदर जो 14 दिन की उन्होंने समय मांगा था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब पहले उसकी मर्सी पिटीशन खारिज हुई थी तो तब उसको ऑलरेडी 14 दिन का समय मिल गया था, और अब जो बार बार अगर वो मर्सी पिटीशन लगा रहा है वो ठीक नहीं है। थोड़ा दया कीजिए, थोड़ा रहम कीजिए, मेरा क्लाइंट मरने वाला है, मुझे अकेला छोड़ दी। महेश गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। और इस दौरान जी न्यूज की टीम भी पूरी रात जागी रही और हम सीधा प्रसारण आपको दिखाते रहे इस पूरे ड्रामे का। आज हमारे देश के लोकतंत्र और हमारे देश की न्यायपालिका को सलाम करने का दिन है, जो आधी रात को जागकर देश के गुनहगार की बात भी सुनती है और न्याय भी करती है। हमारे देश की न्यायपालिका ने याकूब मेमन जैसे आतंकवादी की अर्जी पर भी रात को 3:30 बजे सुनवाई की, जबकि इस गुनहगार के लिए सारे कानूनी दरवाजे बंद हो चुके थे। यहां तक कि याकूब की फांसी से 3 घंटे पहले तक भी उसका पक्ष सुना गया। देश की न्याय व्यवस्था ने याकूब मेमन को 22 वर्ष का समय दिया और 22 वर्ष कम नहीं होते। अगर याकूब मेमन को फांसी पर लटकाना ही एकमात्र मकसद होता तो इस काम में दुनिया का कोई भी देश 22 साल का समय नहीं लगाता। यानी याकूब मेमन को अपना पक्ष रखने और अपना बचाव करने का पूरा मौका दिया गया, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी याकूब मेमन की फांसी की सजा पर आंसू बहा रहे हैं। आज याकूब मेमन के ऐसे हमदर्दों का एक तीखा डीएनए टेस्ट करने की बेहद जरूरत है। कांग्रेस के 2 नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर और कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने आज ऐसे ट्वीट्स किए जिन्हें पढ़कर देश को गुस्सा आ सकता है। इन शब्दों से देश को यह दुख भी होगा कि क्या हमारे नेता ऐसे हो सकते हैं। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने याकूब मेमन की फांसी पर सरकार और न्यायपालिका को उपदेश दिए हैं। दिग्विजय सिंह की नजर में मुंबई धमाकों में 257 लोगों की जान लेने वाला याकूब मेमन आज भी महज एक आरोपी है, दोषी नहीं। दिग्विजय सिंह ने याकूब को करीब करीब बेचारा की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया और देश के कानून का मजाक उड़ाया। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर क्या लिखा है, इस पर आप एक नजर डालिए। उन्होंने लिखा है, याकूब मेमन हैंग्ड, exemplary urgency and commitment has been shown by the government and judiciary in punishing an accused of terror. I hope similar commitment of government and judiciary would be shown in all cases of terror, irrespective of their caste, creed and religion. I have my doubts the way the cases of other terror accused are being conducted. Let's see credibility of the government and judiciary
इज एट स्टेक। इन ट्वीट्स को देखकर लगता है कि याकूब मेमन को फांसी दिए जाने से दिग्विजय सिंह काफी दुखी हैं। कुछ इसी तरह का दुख कांग्रेस के एक और नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को भी हो रहा है। थरूर ने आज ट्वीट करके कहा कि वो इस खबर से दुखी हैं कि सरकार ने एक इंसान को फांसी पर लटका दिया। सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या हमें हत्यारों के स्तर पर लाकर खड़ा कर देती है। थरूर ने लिखा कि सैडन्ड बाय न्यूज दैट आवर गवर्नमेंट हैज हैंग्ड अ ह्यूमन बीइंग, स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग डिमिनिशेस अस ऑल बाय रिड्यूसिंग अस टू मर्डरर्स टू। इस तरह के शब्द एक तरह से आतंकवाद का समर्थन करते हैं। याकूब मेमन इंसान जरूर था, लेकिन वो 1993 में मुंबई में 257 लोगों की हत्या करके शैतान बन चुका था। आज शशि थरूर जी न्यूज पर भी आए थे, जहां उनकी बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा से सीधी बहस हुई। थरूर ने आज जी न्यूज पर क्या कहा, ये भी आपको सुनना चाहिए। प्लीज, यू आर माय सीनियर, लेट मी कंप्लीट, आप उसका उत्तर दीजिएगा। Saddened by the news that our government has hanged a human being. You could have used a better word. Our government has hanged a human being. Government को आपने यहाँ एक मोहरा बनाया। दूसरा, state sponsored killing. Mr. Shashi Tharoor, how was this a state sponsored killing? It was a verdict by the highest court of the biggest democracy of the world. इंडिया का सबसे सर्वोच्च न्यायालय ने यह वर्डिक्ट दिया है। पूरे लेयर बाय लेयर 22 साल होते हुए यह वर्डिक्ट आया है। रात को भी कोर्ट खुला, 3:30 बजे भी कोर्ट खुला है। एक मूवमेंट भी कोर्ट ने कहीं अर्न नहीं किया है। उसके बाद हम जो शब्द यूज करते हैं वो है स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग। डू यू नो मिस्टर शशि थरूर, आप एक डिप्लोमैट भी हैं, आप एक इंटरनेशनल एम्बेसडर भी हैं। आपके इन शब्दों से दूसरे देशों के ऊपर क्या असर जाता है? इंडिया की छवि क्या बनती है दूसरे देशों में? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। आप पहले क्लियर कर लीजिए, फिर मैं शोभा जी को लाता हूं। कहा था प्लीज कि मैं इस केस के मेरिट्स के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा हूं, कि इस केस के मेरिट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज डन इट्स वर्क। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को कभी चैलेंज नहीं किया और मैंने इस केस के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कहा कि हमारे स्टेट किसी जीवन को लेना, किसी की जिंदगी को ऐसे स्नफ आउट करना, ये गलत है। दैट्स व्हाट आई मीन बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग। यहां हम शशि थरूर और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को यह बताना चाहते हैं कि देश में आजादी के बाद से अब तक 755 दोषियों को फांसी दी गई, जिसमें से सिर्फ 34 मुसलमान थे और इन 755 दोषियों में से 729 की फांसी की सजा कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी। ये हमारी नहीं, दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के आंकड़े हैं। वैसे दिग्विजय सिंह का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि वो ओसामा बिन लादेन को लादेन जी, भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब, जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को गिलानी साहब और मसर्रत आलम जैसे आतंकवादी को मसर्रत साहब कहकर पुकारते हैं। ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह के मन में आतंकवादियों और अलगाववादियों के लिए विशेष इज्जत है। और ये बहुत दुख की बात है कि इस देश में वोट बैंक के चक्कर में राजनीतिक दल एक आतंकवादी के पक्ष में बोलने लगते हैं। इन राजनीतिक दलों के नेताओं को अचानक याकूब मेमन बेचारा लगने लगा और एक के बाद एक नेता याकूब मेमन के पक्ष में खड़े दिखने के लिए परेशान होने लगे। आखिर ये सब क्यों हो रहा था, ये आज हम आपको बताते हैं ताकि ये पर्दा हट सके, ताकि आप समझ सकें कि इस देश में वोट बैंक के लिए हमारे नेता क्या क्या कर सकते हैं। याकूब मेमन का डेथ वारंट जारी होने के बाद सबसे पहले मुंबई के समाजवादी पार्टी के नेता आबू आजमी और एनसीपी के नेता माजिद मेमन ने सवाल उठाए। आबू आजमी ने कहा कि याकूब का गुनाह बड़ा नहीं है और उसे मुस्लिम होने की सजा दी जा रही है। माजिद मेमन ने कहा कि मुस्लिम होने की वजह से याकूब को जल्दी फांसी दी जा रही है। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी को यह लगा कि वो इस लड़ाई में पीछे छूट जाएंगे, इसलिए 23 जुलाई को ओवैसी ने भी एक सियासी बयान दे दिया। ओवैसी ने 23 जुलाई को हैदराबाद में कहा कि याकूब को अपने मजहब की वजह से टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। ओवैसी की वो बात आज आपको एक बार फिर से सुननी चाहिए, क्योंकि ये पूरी रेस, ये पूरी दौड़, वोटों की दौड़ इसी बयान के बाद शुरू हुई थी। फांसी में देने से पहले बलवंत सिंह रजौड़ा, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब को मारा जेल में, उसको फांसी दो। राजीव गांधी को मारने वाले संतन मुरुगन, परमेश्वरन, इनको फांसी दो। बलवंत सिंह रजौड़ा, संतन मुरुगन
पंजाब में अकाली दल है, तमिलनाडु में दोनों पार्टियां, यहां पर तो मैं पूछने वाला नहीं है। बलवंत सिंह रजौना सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हटा दिया, पंजाब के असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, तमिलनाडु के असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मदद के नाम पर तो बराबर पैदा करो। दहशत गर्द अगर है तो यह भी दहशत गर्द है, मजहब का कार्य तुम नहीं कर सकते। बलवंत सिंह रजौना को फांसी देना पड़ेगा। ये वो बयान था जिसने इस देश में वोटों की आग लगा दी, और ये वो बयान था जो कि टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद नेताओं में होड़ सी लग गई। यानी जो नेता अब तक याकूब मेमन पर चुप बैठे थे, वो डेथ वारंट जारी होने के बाद अचानक से बोलने लगे, क्योंकि उन्हें याकूब मेमन के जरिए मुस्लिम वोटों की अपनी राजनीति करने का मौका मिल रहा था, और ये मौका वो किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते थे, और ना ही याकूब मेमन से हमदर्दी दिखाने में किसी भी दूसरे नेता से पीछे रहना चाहते थे। ओवैसी के बयान के बाद माहौल बिल्कुल बदल गया। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं को अपनी वोटों की फसल खराब होने की चिंता सताने लगी, और सबने आतंकवाद के बड़े मुद्दे को भूलकर इस आतंकवाद के मुद्दे को छोड़कर वोट बैंक की राजनीति शुरू कर दी, जबकि देश का कोई भी मुसलमान, सच्चा मुसलमान, किसी आतंकवादी के पक्ष में कभी नहीं बोलेगा। सबको आतंकवादी याकूब मेमन से नफरत होगी, लेकिन दुख की बात यह है कि आतंकवाद को कुचलने की बजाय वोट बैंक की राजनीति पर जोर दिया जा रहा है। ये नेता उस वक्त नहीं बोले जब सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में याकूब मेमन की फांसी की सजा बरकरार रखी थी। ये नेता उस वक्त भी नहीं बोले जब याकूब मेमन की रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई थी, और ये नेता उस वक्त भी चुप रहे जब याकूब मेमन की दया याचिका राष्ट्रपति के पास से खारिज हुई। ये नेता उस वक्त बोलने लगे जब याकूब के गुनाहों का फैसला करने वाला दिन तय हो गया, जब इन्हें लगा कि याकूब से हमदर्दी दिखाकर ये देश के मुस्लिम वोट बैंक पर निशाना लगा सकेंगे। देश के खलनायक याकूब मेमन को फांसी दी जा चुकी है, लेकिन याकूब मेमन से हमदर्दी रखने वाले लोग अब भी सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ याकूब को ही फांसी क्यों दी गई, और बम रखने वाले 10 दूसरे दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में क्यों बदल दिया गया। याकूब से सहानुभूति रखने वाले ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वजह बेहद स्पष्ट शब्दों में बताई है, और आज हम आपको बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा है। याकूब मुंबई धमाकों के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। जिन 10 दोषियों ने बम प्लांट किए वो याकूब के इशारों पर काम कर रहे थे, इसलिए उनकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक बम रखने वाले दोषियों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, वो सभी समाज के गरीब वर्ग से थे, और उनमें से कई लोगों के पास अपना पेट पालने के लिए नौकरी तक नहीं थी। मुश्किल हालात के चलते ये लोग याकूब मेमन के मोहरे बन गए, जबकि याकूब मेमन का सिर्फ एक ही मकसद था कि मुंबई में आतंक की दहशत कैसे फैलाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक बम प्लांट करने वाले लोगों का मकसद याकूब जैसा नहीं था, इसलिए उन्हें फांसी की सजा नहीं सुनाई गई, जबकि याकूब मेमन ने बेहद शातिर तरीके से मुंबई धमाकों को अंजाम देने की साजिश रची। बम ब्लास्ट की साजिश को अंजाम देने के लिए हवाला के जरिए याकूब ने पैसों का इंतजाम किया। याकूब ने प्लानिंग की थी कि कौन कहां पर बम रखेगा। पाकिस्तान जाकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने वाले आतंकवादियों के लिए याकूब ने ही टिकटों का इंतजाम किया था। बम धमाकों को अंजाम देने के लिए याकूब मेमन ने 85 ग्रेनेड्स का इंतजाम किया। धमाकों में इस्तेमाल किए गए 12 बम याकूब के घर पर ही बनाए गए थे। याकूब के घर से ही घटना के दिन ये बम अलग अलग जगहों पर धमाका करने के लिए भेजे गए। और अब आखिर में हम आपको 1993 की वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें देखकर हो सकता है कि याकूब से हमदर्दी रखने वाले लोगों की आंखें आज खुल जाएं और उनकी राय बदल जाए। इन तस्वीरों को एक बार फिर से आप देखिए। जो लोग याकूब मेमन को भोला भाला इंसान बता रहे हैं, हम उन लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि अगर याकूब सीधा साधा इंसान था तो फिर याकूब की वजह से मारे गए 257 लोग क्या थे? 257 लोग कौन थे? क्या वो निर्दोष नहीं थे? क्या वो लोग निर्दोष और सीधे साधे इंसान नहीं थे? याकूब की वजह से सिर्फ 257 लोग ही नहीं मारे गए,
उन लोगों के परिवार भी बर्बाद हुए। यानी 257 लोग नहीं, 257 परिवार बर्बाद हुए। अगर एक परिवार में 6 सदस्य भी आप मान लें तो 1500 से ज्यादा लोगों के जीवन को बर्बाद करने की जिम्मेदारी याकूब पर बनती है। याकूब के इतने संगीन गुनाह जानते हुए भी अगर कोई उससे हमदर्दी जताता है तो ये सीधे सीधे बीमार सोच और दूषित नजरिए का सबूत है। वैसे तो इस बीमारी का इलाज कोई भी डॉक्टर इस दुनिया में नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को योग की मदद लेनी चाहिए और ध्यान यानी मेडिटेशन करना चाहिए। अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। सन 762 में आज ही के दिन इराक की राजधानी बगदाद एक शहर के रूप में स्थापित हुई थी। इस शहर को मध्यकाल यानी 15वीं शताब्दी तक 12 लाख की आबादी के साथ दुनिया के सबसे बड़े शहर के तौर पर जाना जाता था। बगदाद शहर के नाम को लेकर इतिहास में कई धारणाएं हैं, जिनमें से एक ये है कि बगदाद पर्शियन भाषा के 2 शब्दों से बना है। बग यानी ईश्वर और दाद यानी तोहफा, यानी ईश्वर का दिया हुआ तोहफा। 1932 में वॉल्ट डिज्नी की फिल्म फ्लावर्स एंड ट्रीज आज ही के दिन रिलीज हुई थी। इस फिल्म में टेक्निकलर तकनीक का इस्तेमाल हुआ था और ये ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली कार्टून शॉर्ट फिल्म थी। इस फिल्म को पहले ब्लैक एंड व्हाइट में तैयार किया गया था, लेकिन एक प्रयोग के तहत ये फिल्म नई टेक्निकलर तकनीक को टेस्ट करने के लिए दी गई और ये प्रयोग बेहद सफल रहा। 1863 में आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे क्रांतिकारी उद्योगपति और आविष्कारक हेनरी फोर्ड का जन्म अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में उनके नाम पर 161 पेटेंट्स हैं। फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक के रूप में वो दुनिया के सबसे धनी और जाने माने व्यक्तियों में से एक थे। 1930 में आज ही के दिन उरुग्वे फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बन गया था। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल मुकाबला माना जाता है, जिसे पहली बार 13 जुलाई 1930 से 30 जुलाई 1930 के बीच खेला गया था। इस टूर्नामेंट के सारे मैचेस उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में खेले गए थे। फीफा के इस पहले मुकाबले में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराया था और इस मैच को वहां पर मौजूद 93,000 लोगों ने देखा था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का डीएनए टेस्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।